हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका नया लेक्चर वीडियो जो कि क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। और हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कि किस तरह से हमारे भारतीय समाज में या भारत के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ पे अपने आप को स्प्लिट करते हैं, फैलाते हैं। और ये भी देखेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, साथ में हमें ये भी देखना है कि उनका अंत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास वीडियो। सेकंड चीज़ और है कि ये जो वीडियो है 12th क्लास को लेकर के, वो हिस्ट्री के पर्सनली जो भारतीय भौतिक किताबें हैं ये उससे आने वाली हैं, और मैं रोजाना ही इस चीज़ को वीडियो डालते रहूँगा, हर एक चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हुआ ये था कि आज से लगभग, आप ये देखिएगा, आज से लगभग करीब करीब ये देखिएगा करीब करीब 2500 से लेकर के बीसी से लेकर, याद रखिएगा 1750 जो बीसी है वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा फैलने का रूप मान जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये जो सभ्यता है इतने समय पुरानी है, ये इतने समय पुरानी है। लेकिन जो एनसीईआरटी मानता है उस चीज को ये मानता है कि ये जो सभ्यता आई है हमारे यहाँ 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच में आई थी। लेकिन आप याद रखिए, बीसी का मतलब क्या होता है। तो बीसी का मतलब ये होता है कि बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, या हम इसको ऐसे कहें हिंदी में, तो हम इसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान देना है, आपको इस चीज को ध्यान देना है। एक सेकेंड, आपको ये ध्यान देना है कि जो ये सभ्यता है, सबसे पहले टाइमलाइन को देखते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत समय बीतने के बाद कुछ हम लोग टाइम को भी नहीं देख पाते हैं। सबसे बड़ी चीज, ये जो सभ्यता थी या फिर ये जो समय है, आप क्या कीजिए कि एक आप समय रेखा को पार लीजिए। ठीक है, समय रेखा, और इस समय रेखा में जो सबसे बीच का इलाका होगा वो होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। और जैसे जैसे जीरो से हम लोग इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आप देखिएगा तो एडी में काउंट होता है, यानी कि एमिनो डामिनी में काउंट होता है। इसको बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं? ईस्वी। ईस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। और इसका एक और नाम, इसको बोलते हैं या इधर इधर हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या इसको ईसवी पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसवी पूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब जीरो से, यानी कि जीरो से अगर जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, जीरो से इस साइड में आते हैं, तो उस समय जो समय होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन जैसे ही हम लोग जीरो से इधर आते हैं तो उस जो क्या होता है, राइट में आते हैं, तो समय को हम लोग ऐड करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का जन्म इसमें ईसापुर में हुआ और उससे कब ही डेट में वो मर गया, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या जाते हैं कि बीसी में उल्टा घूमते हैं और एडी में हम लोग प्लस कर जाते हैं, इसमें नीचे उसमें प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं? सॉरी, सी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन एरर। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। कॉमन एरा। और बीसी का एक और नाम जिसको बोलते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। और कहीं भी ऐसा क्वेश्चन चला है तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होना है।
तो हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी कि 0 से पहले हम काउंट करते हैं, एडी में काउंट करते हैं, और उसके जन्म के बाद क्या करते हैं, बीसी में काउंट करते हैं। ये आपका रहा बेसिक। दूसरी चीज ये है, आप ये देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्या प्रमाण है कि ये जो सभ्यता है इतने साल पुरानी है या फिर 1700 1750, तो इसका प्रमाण है। आप देखिएगा कि जो एएसआई है, क्या है, एएसआई, इसका मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पुरातात्विक विभाग। ये एक ऐसा विभाग है जो भारत सरकार के अंडर में काम करता है, और साथ में देखिएगा ये जो होते हैं पुरानी चीजों की जांच पड़ताल करते हैं, खोज करते हैं, और सरकार को इनकी रिपोर्ट पेश करते हैं। जैसे आप देखिएगा जो बाबरी मस्जिद का केस आया था, या फिर और जितने भी तरह केस आए थे, उन सभी में एएसआई की टीम ने ही क्या किया था कि अपना खोज करके रिपोर्ट पेश किया था। तो ये किस आधार पे करते हैं, तो देखिए दो तीन चीज होती हैं। एक तो आप पढ़िएगा, जो एक स्रोत होता है, क्या होता है स्रोत, कि जो भी इतिहास होते हैं पहले तो स्रोत पर डिपेंड करते हैं। और स्रोत के अंदर आप ये देखिएगा कि कुछ उनके फॉसिल्स होंगे, जीवाश्म होंगे, जो कि हम देखते हैं जीवाश्म होंगे। और जीवाश्म के साथ आप देखिएगा कुछ उनके पास अगर ज्यादा पुराने नहीं हैं तो उनके पास कुछ शिलालेख होंगे, शिलालेख होंगे, शिलालेख होंगे, और कुछ उनको कह सकते हैं कुछ बुक होंगे, कुछ किताबें होंगे, कुछ पांडुलिपियां होगा। तो इन सभी से इनका हम लोग कुछ प्रमाण मिलता है। लेकिन सबसे चीज ये है कि अगर ये सब हम बात करें अगर कि क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका है जिससे ये मालूम चल जाए कि ये जो फॉसिल्स मिले हैं, ये जो हड्डी मिले हैं, ये कितने साल पुरानी है, तो हाँ, अगर किसी भी जीवाश्म को पता करना होगा कि ये जीवाश्म कितने साल पुरानी है किसकी नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन कितने साल पुरानी है तो हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग। हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग, यानी C14 जो पद्धति होता है, C14 पद्धति से हम लोग मालूम करते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। इससे मालूम चलता है कि कोई फॉसिल्स कितने साल पुरानी है। तो ये वैज्ञानिक कारण हुआ कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्बन 14 पद्धति को लगा करके किसी भी जीवाश्म के बारे में पता लगाते हैं कि वो जीवाश्म कितने ज्यादा पुराने हैं। नाउ अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग पता हो गया होगा कि 1750 या फिर 2500 से 1700 के बीच में जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के फैलने का सबसे बड़ा रीजन है, और ये प्रमाण मिलता है कार्बन 14 पद्धति से। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर में कि जो सभ्यता है कैसी थी, क्या थी, है ना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो भारत का जो क्षेत्रफल है, आप ये देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग लगभग इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया क्षेत्रफल है, आप देखिएगा जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होता है, आपको देखिए 32,87,263, एक सेकेंड, 263 किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया होता है भारत का। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो भारत है उसके अंदर जो क्षेत्रफल है, क्योंकि पहले भारत देखिए मिक्स था, है ना, जैसे आप देखिएगा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, है ना, पाकिस्तान था, है ना, प्लस अफगानिस्तान था, है ना, और प्लस खुद में जो हमारा इंडिया था वो था, है ना। तो ये सब जो इलाके थे, तीन गो इलाके जो थे, तीन देश थे, पाकिस्तान था, अफ्रीका था और इंडिया था। इन तीनों को मिला करके इन तीनों के अंदर से ही क्या प्राप्त हुआ है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन जो स्थल, तीन जो देश हैं, वहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुए हैं। अभी जो स्थल है लगभग लगभग आपको दिखेगा कि 1800 यानी कि 1800 के आसपास, 1800 प्लस कह सकते हैं कि किसको खोजा गया है, स्थल इतने सारे खोजे गए हैं इस सभ्यता के। सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज आपको ये देखना है कि जो सभ्यता है उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मृत भांड मिले, अवशेष मिले, है ना, जो इसे दिखाता है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ भी उतने प्राचीन समय में भी कुछ सभ्यता आकर रह चुकी थी और बहुत अच्छी खासी सभ्यता थी। अब देखिए जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल कहाँ से था। देखिए बात करें हम लोग क्षेत्रफल को लेकर के, तो ये सभ्यता का जो इलाका था, जैसे इस सभ्यता का यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा जो सभ्यता था, है ना, इसका जो क्षेत्रफल था, वो आप देखिएगा कि 16,000
16,900 किलोमीटर के आसपास इलाका था। कितना था? 16,900। ठीक है, 16,900 किलोमीटर के आसपास का इलाका था। और जो क्षेत्र था ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल कितना था इसका? तो 16,900। ठीक है, और आकार कैसा था इसका? तो त्रिभुजाकार था। ये सभ्यता थी। सबसे चीज कि जो सभ्यता थी इसके अंदर आप ये देखिएगा कि इस सभ्यता को हम लोग बहुत अधिक नाम जानते हैं। जैसे कि इसका सभ्यता का पहला जो नाम है वो तो खुद हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है। दूसरा आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता है। तीसरा देखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है ना। और जो चौथा आप देखिएगा आद ऐतिहासिक सभ्यता। क्या है? आद ऐतिहासिक सभ्यता। ये सभ्यता इनके नाम है। ठीक है, तीन है। कौन कौन? हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है और आद ऐतिहासिक सभ्यता है। इनके पीछे इनका नाम भी है, क्योंकि आप देखिएगा जो हड़प्पा नाम पड़ा था वो सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। साथ में जो ये सभ्यता है ये सिंधु नदी किनारे होने के चलते, क्योंकि जितनी भी सभ्यता है सिंधु और इनके पास जो सहायक नदियां हैं इनके इर्द गिर्द बसे हुए मिले थे, इस वजह से इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। तीसरा चीज में कांस्य युगीन सभ्यता जो है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे? कांसे एक धातु है कांसा, जो कि तीन और शायद तांबा को लोग गला करके इस कांसा को बनाते थे और इसका प्रयोग करते थे। चौथा है आद ऐतिहासिक, मतलब कि इसमें क्या हुआ है कि इतिहास तो है लेकिन इनकी जो लिखावट है, जो स्क्रिप्ट है, जो इनकी भाषा है उसको नहीं पढ़ा गया है। ठीक है ना, पढ़ा अभी तक नहीं गया है। तो ये इनके चार नाम है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो सभ्यता हुई उसके अंदर आप ये देखिएगा कि बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए। साथ में ये जो सभ्यता थी आप ये देखिएगा कि इसके अंतर्गत में आपको पढ़ना है कि मोहनजोदड़ो। सबसे पहले एक देखिए इसका चौहद्दी देख लीजिए, इसका चौहद्दी क्या है। अगर हम ये देखें इसका चौहद्दी तो देखिए सबसे उत्तर में आप ये देखिएगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये इलाके बसे हुए थे। और यहाँ पे देखिएगा कि सबसे उत्तर में जो इलाका था जब हड़प्पा सभ्यता का, वो था मांडा। क्या था? मांडा था, जो कि जम्मू और कश्मीर के इलाके में पड़ता था। पूरा में आप देखिएगा तो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर है जो कि यूपी में पड़ता है, आप याद रखिएगा। और ये हिंडन नदी किनारे है। और दक्षिण में देखिएगा तो दयामदाबाद है। कौन है? दयामदाबाद है, दक्षिण में दयामदाबाद है ना, गोदावरी के तट पे है। और पश्चिम में देखिएगा तो सुतका गेंडोर है। क्या है? सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और उत्तर हम देखें मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इसकी चौहद्दी हो गई। अब ये देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, पूछता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो उत्तरी छोर है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है। अब सीधे कहिएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी छोर है वो मांडा में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में इलाका है। साथ में भी देखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पूर्वी इलाका है वो है आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी किनारे यूपी में पड़ता है। इतना कंफर्म हो जाइए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण बिहार से प्राप्त हुआ है, तो वहां बताना है कि नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे जो पूर्वी छोर है जो यूपी कश्मीर विस्तृत है, वो भी आलमगीरपुर में है। फिर दक्षिण में आइएगा तो आप देखिएगा मात्र एक ही इलाका है जो दामदाबाद है, जो कि कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। फिर आप देखिएगा पश्चिम में जो सुतका गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। जब तक हम लोग देश का पार्टीशन नहीं हुआ था बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो भारत पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे देश का बंटवारा होता है तो
बहुत सारे साइट हैं जो कि पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको देना जरूरी होगा कि सर ये बताइए कि पहले ऐसा क्या हुआ कि लोग इसको जानने लगे और इसका देख रेख कौन करता है, तो सबसे चीज पता लग गया। मैंने बताया आपको एएसआई, क्या बताया, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या काम करती है, ये वही काम करती है कि जो कि भारत के अंदर में कोई भी पुरानी चीजें हैं, पुरास्थल है, उसको ये अपने से जांच पड़ताल करती है और सरकार को देती है, रिपोर्ट पेश करती है। कोई डिस्प्यूट हो गया तो ये रिपोर्ट को पेश करती है। दूसरी चीज कि ये बना कब और इसके बनाने वाले कौन हैं, पहले कौन थे, तो देखिए जो एएसआई है उसको बनाने वाले अलेक्जेंडर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका नाम, अलेक्जेंडर कनिगम, कौन, कनिघम, अलेक्जेंडर कनिगम 1860 के आसपास ये क्या किए थे कि एएसआई का स्थापना किए थे, है ना। एएसआई का स्थापना किए थे और उनका काम होता है क्या करना कि भारत के अंदर जितने पुरस्कार हैं उसको सरकार के समक्ष पेश करना। ऑलराइट, तो क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रही है कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज चल रही थी 1921 और 1920 के आसपास, तो उस समय कनिघम महोदय नहीं थे, तो कौन थे, सर जॉन मार्शल, कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। इनकी देख रेख में हड़प्पा और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हड़प्पा थे और सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जो हमको देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये भी है, यहाँ से क्लियर क्वेश्चन पूछ देता है कि पहले जो ईसाई के पिता है या फादर है या निर्माण करते अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो हम सीधे कहेंगे अलेक्जेंडर कनिगम है। ऑलराइट, तो आज का क्लास इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कौन कौन से इसमें क्षेत्र हैं और इनका क्या क्या प्राप्त करने की चीजें प्राप्त हुई हैं, है ना। बन रहे हमारे वीडियो में अगले तक।